अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। जी सरकार, अब ऑन कैमरा आप फरमाएं, जो आप आधे घंटे से मेरा सर खा रहे थे, आप कैमरे के सामने ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर करें, क्या आप कह रहे थे? यार तुम तो बड़े ही प्रोफेशनल एंकर बन गए हो। तुमसे तो बंदा 100 रुपया धारा मांगे तो तुम कह देते हो कैमरे के सामने बात करना मेरे साथ। प्रोफेशनल एंकर क्या मतलब? को पर्सनल गुफ्तगू भी होती है बंदे की। वो पर्सनल तो नहीं था, वो मौजूद पर्सनल नहीं था। कल परसों मैंने कहा भाई जी टाइम क्या हुआ, कहता इधर आओ कैमरे के सामने आओ। कैमरे के सामने। यार इसमें कोई पर्सनल बात है, मुझे कह रहा था, और बड़ी मतलब माकूल बात है, मुझे खुद हैरत हुई है। अजीजी साहब हाँ, माकूल बात कर रहे बहुत थे। माकूल बात है, देखो। नहीं मतलब अजीजी साहब माकूल बात कर रहे थे, मैंने ये कहा। हाँ, क्या मतलब? बहुत अच्छे, यानी मैं माकूल बात ही नहीं कर नहीं सकता। मैं तो कह रही हूँ आप कर रहे थे। तुम्हें भी मैंने देखा हुआ कितनी को अकल है। घर से खाना लेके आई है तो टिफिन खोल नहीं रहा, तो ऐसी बेवकूफ है, पता ही नहीं चला, उसे पुठा करके खोला है तो वो खोल गया, सारा सालन चोली में डिग गया। सारा सालन वापस डब्बे में डाल के तो सारा वो घी से भर गया। ऊपर से वो लड़की आई है मेकअप वाली, उसे कहती है नया प्रिंट है। बहुत अच्छी। और यार मैं ये बात कर रहा था, मैंने इसलिए वो तुमसे बहस शुरू की थी कि हमारे मोहल्ले में है मेरा बड़ा अच्छा दोस्त ताली गिगी। कौन? ताली गिगी ये क्या है? नाम है उसका, ताली गिगी। हद हो गई है। तलाल गालब उसका नाम है, उसको ताली गिगी कहते हैं। अच्छा। वो ताली गिगी को मैंने कहा किसको वोट डाल रहे हो, मुझे आगे से कहता रहने दो, मैंने नहीं वोट डालना। क्या फायदा वोट डालने का, आराम से घर बैठेंगे। हम नहीं डालते वोट शोट, बड़े वोट डाल के देख लिए, कख नहीं बनता। मैंने कहा कब डाला था वोट तुमने आखिरी दफा? कहता मुझे याद ही नहीं, मैं कभी भी नहीं डालता। यार ये क्या ज़हन है हमारा। अब तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही को मल्ले पूरे में से 10-12 बंदे ही वोट डालने जाते हैं और उसी पे ही फैसला हो जाता है हमारी किस्मतों का। ये कोई अच्छी सूरत हाल है? मुझे बताओ कि जो हुकूमत लेस देन 50% वोट लेके हुकूमत में आती है, 50% से कम, क्या वो नुमाइंदा हुकूमत कहलाने के काबिल है? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि ये कौन सी हुक्मरानी है कि आपको पूरा मुल्क जो है उसमें से आधा हिस्सा भी है जो है वोट नहीं डालने आता और आप हुक्मरान बन जाते। पिछले इंतखाबात में हमारे यहाँ मजमूई तौर पर जो वोटर्स टर्न आउट था वो 44% था। अब बाकी 56% लोग क्या समझते हैं, किसके हक में राय रखते हैं, क्या वो इस सियासी निजाम को ओन भी करते हैं या नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। यानी 56% लोग जो हैं वो घर से आए ही नहीं है पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने के लिए, और रहे वो पाकिस्तान भी रहे। पाकिस्तान में अब ज्यादा बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि हम ये सोचते हैं कि शुरू से ये आलम था, ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखो तो मुसलसल डिटीरियरेशन है। वोटर्स टर्नआउट के हवाले से मुसलसल एक कमी नजर आ रही है। तो पहले भी कमी कह देना था, वो डिटीरियरेशन जरूर कहना था तुम। कमी समझ लो यार। समझ क्या लूं यार, है कमी। अच्छा है। फिर 1977 के इंतखाबात जिसमें पीपल्स पार्टी को फतह हासिल हुई थी और वो इलेक्शन मतनाज़ हैसियत इख्तियार कर गए थे, जिसके बाद पीएनए की मूवमेंट चली थी, उसमें 55% लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया था। और फिर 1985 गैर जमाती इलेक्शन जिसके बारे में कहा जाता था कि बहुत कम लोग वोट डालेंगे, उसमें भी 53% लोगों ने वोट डाला था। और यही पहले 3 इंतखाबात थे जिनमें 50% से ज्यादा वोट डाले गए थे। 1985 से लेकर आज तक हमारे नसीब में 50% से ज्यादा टर्नआउट नहीं आया। हाय 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 हाय, मतलब इतना कोई इंटरेस्ट लेते हैं हम अपने मुल्क में, और बाद में बातें हम सारा साल बैठ के गालियां दे रहे होते हैं, बददुआएं दे रहे और होते हैं। पाकिस्तान उन 20 बदकिस्मत मुल्कों में शुमार होता है जहां पर वोटर्स टर्नआउट जो है वो 50% से कम रहता है। हाय 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 हाय, सिर्फ 20 मुल्क हैं पूरी दुनिया में ऐसे, उनमें हम भी हैं जो वोट डालने नहीं जाते अपने मुल्क के लिए, हमें क्या। और बांग्लादेश में तो 86% तक टर्नआउट रहा। बल्ले बल्ले बल्ले। और हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में जो आखिरी आम इंतखाबात हुए थे 2009 में, उसमें 57% टर्नआउट रहा था। होए 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 होए। और यूरोप की तरफ क्या हालत है? अजीजी साहब, पूरे यूरोप के अंदर जो टर्नआउट है वो 80 से 90% तक रहता है। ऑस्ट्रेलिया में 30 से $50 जुर्माना होता है वोट ना डालने वालों को। अच्छा जी। जी। अब वहां तो मैंने सुना है जुर्माने के डर से कैंगरू भी वोट डाला था। और कहा यह जाता है कि माल्टा में आज तक सबसे ज्यादा टर्नआउट रहा है, 94%। वाह 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 वाह। और मौसमी में में छोड़ो, ये वो वाला माल्टा मौसमी नहीं है। सबसे कम टर्नआउट जो है वो माली में रहा, 21%। हाय हाय हाय। अब बोर्ची में
माली के साथ मोर्ची होगा ना कोई। यार हमारे यहाँ तो ये हालत हो गई हुई है पाक जुनैद, सारा पाकिस्तान बैठ के अमेरिका को गालियां देता है और सारा पाकिस्तान अमेरिका का वीजा लेना चाहता है। ऐसा ही है। सारा पाकिस्तान बैठ के इंडिया को गालियां देता है, सारा पाकिस्तान हर वक्त टीवी ऑन करके इंडिया देखता रहता है। ऐसा ही है। भाई प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं देखना तो वो है। कॉल ऑफ फेल के जबरदस्त तजाद का शिकार हैं हम। सारा दिन बैठ के हम इस निज़ाम को और हुकूमत को, सियासत को गालियां देते हैं, लेकिन जिस दिन तकदीर का फैसला करना होता है उस दिन हम घरों में बैठे रहते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं और मुख्तलिफ हीले बहाने तराशते रहते हैं वोट ना डालने के। जी इस निज़ाम को ऐसा ही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वोट से कौन सा इनकलाब आ जाना है। देखो ना कि 5 साल बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपने जाके अपनी किस्मत का, अपने मुल्क की किस्मत का फैसला करना है। आपने तरक्की या जवाल में से एक चीज को चुनना है। आपने देखना है कि आपके मुल्क के लिए कौन अच्छा है, उसको आपने तैनात करना है अपने मुल्क की खिदमत के लिए। आप नहीं उठते, आप घर बैठे रहते हैं आराम से फिल्म लगा के, या घर में को आप कुकिंग करके एंजॉय कर रहे होते हैं। यार आप किस चीज के पाकिस्तानी हैं? आपको हक ही नहीं बनता पाकिस्तान की हुक्मरानों को या हुकूमत को या करप्शन को गाली देने का, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं इस करप्शन। लेकिन सर सवाल तो ये है ना कि लोग अगर इस सिस्टम पे यकीन ही नहीं करते तो फिर वो क्यों वोट दें? मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो इस सिस्टम पर यकीन नहीं रखते तो भी बैलेट का इस्तेमाल करें। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम इस सिस्टम पर यकीन नहीं रखते तो ये वोट के जरिए अपनी बात कहें। कोई भी ऐसी नुमाइंदा कुव्वत का इंतखाब कर लें जो इस सिस्टम पर यकीन नहीं रखती, किसी ऐसे लीडर को वोट दे दें, किसी ऐसी पार्टी को वोट दे दें, या अपनी एक मखसूस अलामत के जरिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लें। हाँ बिल्कुल, वोट के ऊपर यार लिख के उसमें डालें, पता तो चले ना कि हम इस निजाम को पसंद नहीं करते, निजाम बदलो। हाँ पता तो चले कि 44% लोगों ने इन सियासी जमातों को वोट डाला है, 54% ने या 56% ने या 50% ने वोट का इस्तेमाल ही नहीं किया, और वो ये चाहते हैं ना जाना वोटिंग के लिए, ना जाना बैलेट बॉक्स में अपनी राय डालने के लिए बेहिसी है। मैं समझता हूं कि जिम्मेदार हैं वो लोग इस मुल्क की बर्बादी की। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, यहाँ पे जितना भी जवाल आया है ना, सारे वो लोग उसमें शामिल हैं, जिम्मेदार हैं जो वोट डालने नहीं जाते। जाना चाहिए, अपनी राय का इजहार करना चाहिए, बजाय इसके कि आप 5 साल थड़ों पे और टॉक शोज में देख देख के और बैठकों में बैठ के और रजाइयां ऊपर लेके मूंगफलियां खा के सारा 5 साल गालियां निकालते गुजार दें। यार बाहर निकले जाके, आपको जो पसंद है या नहीं पसंद उसके खिलाफ जाके वोट डालें। क्यों आप अपनी जबान सारा 5 साल गंदी करते रहते हैं? आप इजहार करें अपनी राय का कि भाई ये गलत है और ये ठीक है। ये 55-56% लोग जो वोट नहीं ना जी डालने आते, ये सिर्फ जायदादें, नोट, जमीनें इकट्ठी करने पे लगे हुए। इनके ज़हन में सिर्फ ये है कि यार मैं अपना उल्लू तो सीधा करूं ना, मैं अपने बच्चों के लिए तो कुछ इकट्ठा कर लूं ना। मगर एक बात मेरी ज़हन में रखें, जब तक हम जायदाद में बच्चों को अच्छा मुल्क नहीं ना देंगे, बच्चों को एक टके का फायदा नहीं होना, इन जमीनों का, बैंक बैलेंसों का कख नहीं रहना। इसमें वैसे एनालाइज तो करना चाहिए ना कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे टर्नआउट जिस तरह नहीं है। नहीं, इलेक्शन तक हम इंशाल्लाह ताला इस बात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। वो आज ही जायजा लो ना, जो चाहे हराम ना करो। 3 कप तो तुम शो शुरू होने से पहले के पी गए होंगे। खुदा का वास्ता है, पौना बिल तुम्हारा बनता है, बाकी चुआनी हमारा बनता है। वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वैसे है अच्छा आदमी, बेइज्जती हो तो वक्फा ले लेते हैं। नाज़रीन, असेंबलियों की मुद्दत खत्म होने को है। मौजूदा सूरत हाल से लेकर आइंदा सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब राजा रियाज। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, आपने कितने आराम से कह दिया कि असेंबलियों की मुद्दत खत्म होने को है। ये तो एक हकीकत है। हकीकत तो है, मगर ये कहना बड़ा मुश्किल है और सुनना भी उससे ज्यादा मुश्किल। अल्लाह किसी दुश्मन की भी ना कभी असेंबली खत्म करे ना कभी रोटी खत्म करे, और इन दोनों चीजों में बुराई भी यही है कि ये खत्म हो जाती है। आप यकीन करें, जब असेंबली के 2-3 हफ्ते रह जाते हैं और रोटी की 2-3 बुर्कियां रह जाती हैं, मेरा रोना निकल जाता है। हालांकि खत्म भी मैंने खुद ही की होती।
मगर जब मैं देखता हूं ना कि ये 3-4 बुरकियां रह गई हैं, अभी छाबा खाली हो जाएगा, तो मेरा रोना निकल जाता है। बस ये बचपन से आदत है मुझे जुनैद साहब। रोटी के आने की भी मुझे खुशी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, जिस तरह वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर लवाहकीन नहीं फिर रहे होते वो नर्स का मैसेज सुनने के लिए, इसी तरह मैं अपने वेड़े में फिर रहा होता हूँ कि नौकर आके अभी बताएगा कि रोटी पक गई है। और ये फिक्रा सुन के कि रोटी पक गई है, मुझे उतनी खुशी होती है जितना वो सुन के होती है कि मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा दिया। आप बात कहाँ ले गए? हमने आपको सियासत पर बात करने के लिए दावत दी थी। तो जनाब मैं सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखें ये रोटी जो है ये हमारे मंशूर में शामिल है। पीपल पार्टी का मंशूर है रोटी, कपड़ा और मकान। इसलिए मैं जितनी देर तक रोटी का जिक्र करता हूँ आप यही समझा करें कि मैं अपने मंशूर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये फरमाएं कि आपके पार्टी के लोग धड़ाधड़ टूट के नून लीग में जा रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, नो टेंशन। देखे रोटी और पार्टी तोड़ने के लिए ही होती है, और हमें तो इसकी बिल्कुल ही फिक्र नहीं होती कि हमारे बंदे टूट रहे हैं। क्यों? देखे हमारी पार्टी का नाम है पीपल पार्टी, और पीपल के जितने पत्ते टूटते हैं उससे दुगने फिर नए भी उगाते हैं। इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारे पत्ते झाड़ रहे हैं। और वैसे भी जुनैद साहब पीपल पार्टी को छोटी सी पार्टी तो नहीं है ना। जिस तरह ट्रेन पूरे मुल्क में फैली हुई है, इसी तरह पीपल पार्टी भी पूरे मुल्क में फैली हुई है। बाकी तो पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां, बल्कि टांगा पार्टियां आप उनको कह सकते हैं। पीपल पार्टी के मुकाबले में सिर्फ इस मुल्क में ट्रेन ही थी, वो हमने इसीलिए बंद कर दिया कि हमारा को मद्दे मुकाबले ही न रहे। ट्रेन से आपका क्या मुकाबला है? और जी हमारा मुकाबला ही ट्रेन से है। जिस तरह ट्रेन में हजारों बंदे उतरते हैं और चढ़ते हैं और ट्रेन को पता भी नहीं चलता, इसी तरह पीपल पार्टी में भी हजारों लोग आते हैं और जाते हैं, पीपल पार्टी को पता भी नहीं चलता। ये नून लीग जो है ये तांगा पार्टी है। अच्छा, नून लीग तांगा पार्टी है। बल्कि उसको आप जीटी रोड की पार्टी कह सकते हैं। जितना कुछ जीटी रोड है उस पे ही बस नून लीग है, इर्द गिर्द कोई नहीं नून लीग। बल्कि अब तो वो सुंगड़ के 27 किलोमीटर में रह गई है। जितनी जितनी मेट्रो बस है उतनी ही नून लीग है, और कोई नून लीग नहीं है। राजा साहब वैसे आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं नून लीग को। आप लगता है मेट्रो बस पे मुफ्त चूंटा ले आई है। ओ सॉरी, इनको तो मैंने वो कहना था कि फिर तुसी गल कर। हद हो गई है, बात मैं जो कर रहा हूं तो आप बीच में किस लिए बोल रहे हैं? क्या बात हो रही थी? छोड़े इस बात को राजा लो साहब। अब अच्छे रहे आप। उनको गुस्सा चढ़ गया, वो कहते हैं छोड़े इस बात को। आप ना बीच में बोलना, आपको तो उन्होंने कुछ नहीं कहना, मैं तो दूसरे शहर से आया हूँ। राजा साहब मैं ये पूछना चाह रहा था, ये 2 दिन पहले आपने क्या बयान दाग दिया है कि काफ लीग की वजह से आपके बंदे टूट रहे हैं? अगर काफ लीग की वजह से आपके बंदे टूट रहे हैं तो आपकी वजह से काफ लीग के बंदे भी तो टूट के नून में जा रहे हैं। और जी काफ लीग को बंदे टूटने का कोई असर नहीं होता, उनकी तो शुरू से ही भन्न तरोड़ हो रही है। जिस तरह पहला दांत टूटे तो बंदे को एहसास होता है, उसके बाद उस वक्त पता चलता है कि सारा मुंह ही खाली हो गया हुआ है, जब डॉक्टर कहता है कि पूरे भीड़ का 15,000 होगा। इसलिए काबली को क्या है, बंदे टूट रहे हैं तो उनके तो टूटते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुसी ना विच बोलना। ये काबली के बारे में तो मीर तकी मीर भी कह गया हुआ है ना, शीशा हो या काबली का बंदा हो आखिर टूट जाता है। राजा साहब आप काफ लीग के बिल्कुल ही खिलाफ हो गए। पर तुसी गल कर दो। सवाल का जवाब दे ना। हद हो गई है, जवाब दे रहा हूं मैं जनाब, आप जो पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूं। को जरूरी तो नहीं ना कि ये भी पूछे जो मैं वो भी बताऊं, आखिर मैं भी इंसान हूं। क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा आप काफ लीग के खिलाफ क्यों हो गए? लो मैंने किस लिए खिलाफ होना है काफ लीग के? मुझे तो काफ लीग सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। अच्छा। चौधरी शुजा से जितनी मैं मोहब्बत करता हूँ कोई भी नहीं करता। अच्छा, क्योंकि वाहिद चौधरी साहब ऐसे बंदे हैं जो मेरे दिल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? रोटी शोटी खा के जाना। वैसे मुझे नहीं, अब कहते दूसरों को ही कहते हैं। अच्छा। मुझे शुरू शुरू में उन्होंने एक दफा कहा था रोटी शोटी खा के जाना। हाँ। अच्छा। मैंने फिर उनके हुक्म की कोई 6.5 घंटे तामील की थी।
اس کے بعد انہوں نے نہیں کبھی رسک لیا روٹی شوٹی کھا کے جانا, بلکہ مینوں کہندے نے کہ یار روٹی ٹائم تے کھا لیا کر, کدوں دا نکلے ہیں کروں. یہ آخری اجلاس میں بھی میں نے خود دیکھا کہ مجھ سے چھپ چھپ کے دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ روٹی چھوٹی کھا کے جانا. اللہ میں نے ایک دو دفعہ اشارے بھی کیے ہیں روٹی کے, ایسے کرتا رہا ہوں, وہ بھی روٹی کی طرف نہیں گئے. میں نے ایسے کیا ہے نا تو کہتے ہیں 6:30 ہوئے نے ویکھ لے. اور میں نے کہا جناب میں وال کلاک کی نہیں بات کر رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ ان تقریر میری ختم ہو گئی, ان تاڑیاں مارن نے ادو داد دینی سی جدو میں پہ تقریر کردا سا. یہ کہہ کے کالی نال گڈی چ بہ گئے نے, صوفی لے گیا انہوں نے. بعد میں مجھے صوفی نے کہا کہ راجہ صاحب میں سمجھ گیا تھا آپ کی بات, چودھری صاحب نہیں سمجھے. میں نے اسے کہا سمجھ چودھری صاحب بھی گئے تھے, انہوں نے مجھے اصل میں روٹی کھاتے دیکھا ہوا ہے, تم نے کبھی دیکھا نہیں. صوفی بھی آگے سے ایسے ہی ہنسنا شروع ہو گیا تھا. میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا صوفی صاحب کسی انسان کے معدے سے مذاق نہیں کرتے. آگے سے سیریس ہو گیا, کہتا ہے نہیں راجہ صاحب آپ حکم کریں جناب کتنی روٹی کھانی ہے آرڈر کریں. میں نے کہا 32 کو روٹیاں کھاتا ہوں میں. کہتا ہمارے گھر تو پکتی بہت بڑی روٹی ہے, آپ 4-5 ہی کھا سکیں گے. میں نے کہا نہیں سائز کا میرے معدے سے کوئی تعلق نہیں, روٹی پاویں اتنی ہو پاویں اتنی ہو, میں 32 ہی کھاتا ہوں. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا یار میں نے فیصل آباد ایک ڈاکٹر سے بھی بات کی تھی, اس نے مجھے آگے سے کہا تھا کہ راجہ صاحب آپ کے دانت 32 ہیں تو روٹیاں بھی آپ 32 ہی کھائیں گے. مجھے تو جنید صاحب مولا جٹ فلم بھی صرف اسی لیے اچھی لگی تھی کہ اس میں ایک ڈائلاگ تھا. مولا جٹ نوری نت کو کہتا ہے کہ نتا جنج نال بندے ٹھیک ٹھاک ہونے نے روٹی کٹنی نہیں چاہیے. وہ جو اس نے کہا تھا نا بندے ٹھیک ٹھاک, وہ میرے بارے میں کہا تھا. آپ بھی فلم میں تھے, تسی گل کر لو پھر, حد ہو گئی ہے. انڈیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھا اب انہوں نے آپ کے غصے میں وقفہ لے لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف گورنمنٹ کالج لاہور میں تقریر کے دوران فلائی اوور سے گزرنے والی میٹرو بسز کا ٹائم نوٹ کرتے رہے. ہائے ہائے صدقے جاؤں وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے بھی دل و دماغ پہ میٹرو سوار ہو گئی ہے, اور ان کے مخالفین کے دل و دماغ پر بھی. ہاں جی, ہر بات ہی میٹرو کی طرف ہو رہی ہے. مخالف بھی ہر علماء میٹرو پہ لگا رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کی تو یہ حالت کر دی ہے مخالفین نے کہ ان کے دفتر میں کوئی مہمان آئے نا تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں میٹرو 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 جناب میٹرو. کرسی اگے کر یار, میٹرو تو صحیح جناب, میٹرو تو صحیح. اب تو نوکر شہباز شریف کو چائے ڈال کے دے رہا ہونا تو وہ پوچھے نا جناب شہباز شریف صاحب بس, آگے سے کہتے ہیں نو میٹرو بس. اب تو جھکتے بھی میٹرو کی کرتے ہیں. اگر کوئی نوکر کہہ دینا سر میں یوں گیا اور یوں آیا تو اس کو آگے سے کہتے ہیں بھائی جاؤ ایڈا بڑا میٹرو. اب تو کوئی فقیر کہے نا اے سکیا 20 روپیے دے دے, آگے سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کیوں میں تیری میٹرو تے بیٹھا, کد 20 روپیے 10 سے ذرا کد 20 روپیے. اب تو لا کے کوک سامنے روٹی رکھتا ہے نا تو اسے کہہ رہے ہوتے ہیں واہ رے واہ, نان تو پورے میٹرو کی طرح لال کی ہیں, بہت اچھے, ویل ڈن. اکیلے بیٹھے یار اب میٹرو کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اگر 5 منٹ بعد ایک میٹرو آوے تے 45 منٹ کنیاں میٹرو جاندی ہیں. نہیں میں نہیں گل کر رہا, میں گل کر رہا کہ ادھروں جڑی آندی ہے ہر 5 منٹ بعد, ادھروں تو چلو 3 منٹ لا لو, ادھروں بھی میرا خیال ہے 5 منٹ بعد ہی آنی چاہیے. ادھروں اگر آوے 5 منٹ بعد تو ادھروں آوے 3 منٹ بعد, پھر 45 منٹ کنیاں ہونگیاں 5 سے 8 منٹ. نہیں گل گلتے, اگر یہ 3 منٹ بعد آ سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں 3 منٹ بعد آندی, 5 منٹ بعد کیوں آندی. یہ بہتے پیے لگے, یہ کنے پیے لگے نے, ذرا آہد جی میں کو پوچھنا ایک منٹ ذرا. اوے آہد بیٹے, او بیٹے او فون چکو جلدی. ہیلو چک لی, او میں تو پہلے کہنے ایسا فون چکو جلدی تو کیوں نہیں چکیا. اچھا آن نہ کرے تو آواز نہیں آتی.
यार को नवा फोन लै जेड़ी ऑफ भी होवे ते आवाज आवे मेरी। अच्छा बात सुनो, ये जो लेफ्ट साइड से बस आती है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਈਏ ਲੱਗੇ ਨੇ? 70 ਅਰਬ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ, ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਪਈਏ ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਆ। ਔਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 30 ਦੱਸਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਪਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 30 ਅਰਬ ਨੇ। ਬਸ ਤੂੰ 30 ਅਰਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਇਥੋਂ ਬਸ 30 ਅਰਬ ਯਾਦ ਰੱਖ। 70 दिन ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ 70 ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਈ? ओके अच्छा, जो लेफ्ट साइड से बस आती है, नहीं यार मेरे लेफ्ट तो मैं किथे खलोता? मैं मेट्रो ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੀ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਪਾ ਕੇ ਫਸ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਂ। एक मुखालफ नहीं छड़ने उतो तेरे को हिसाब नहीं होने आ। रेलवे हुकाम का कहना है कि डीजल महंगा होने की वजह से रेलवे पर सालाना 41 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बहुत अच्छे हजूर, डीजल भावे सस्ता हो भावे महंगा हो, आपको इस बात से क्या? आपकी कौन सी रेल गड्डी चलनी है? ये तो ऐसे ही है जैसे मेरा ताए का पुत्र बेचारा आके लड़ना शुरू हो गया, यार देखो हेलमेट कितना महंगा हो गया। वो मैंने कहा तुम्हारे पास मोटरसाइकिल ही नहीं, तुम किस लिए चीख रहे हो हेलमेट महंगा हो गया? आगे से कहता है मेरे पास भावे मोटरसाइकिल नहीं, कैंच की हर्ज। दफा करें, डीजल भावे महंगा हो भावे सस्ता हो, आप अपनी गड्डियों को रेस्ट करवाएं आराम से। खड़ी रेलगाड़ियों के इंजन साफ करने के लिए डीजल चाहिए उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गड्डी किस लिए साफ करनी है? उस पे मक्खी बैठे तो गड्डी गल जाए। पुलिस वाला साफ ना करे, एक डाकू अगर पकड़ा गया तो उसी पे सारी डकैतियां डाल दे। डीजल महंगा हुआ है तो वो लोग कल्पे जो उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। रेलवे तो ना है मैं मुद्दा डाले डीजल। यार रेलवे की जो गाड़ियां चल रही हैं पानी से चल रही हैं। और कौन सी चल रही है भाई? जो 2-4 चल रही हैं। कोई रेल की गड्डी नहीं चल रही। हाँ उनकी लाल टेनें चल रही हैं। अच्छा, उसमें जरूर तेल डालना है, वाकई जरूरत है जी, आपको जरूरत है, मगर सिर्फ लालटेन जलाने से करोड़ों का नुकसान तो नहीं ना होगा। इतनी इतनी तो लालटेन है, और वो इतनी इतनी लालटेन भी कौन सा रेल गड्डी चलाने के लिए इस्तेमाल होती है या रोकने के लिए लालटेन जलाते हैं? ना ना ना, 5 मिनट के लिए जलाते हैं, सिर्फ रेल गड्डियां गिनने के लिए। अच्छा, ये जलाई ऊंची की अवामी रेल कार चिल्तन खैबर मेल शालीमार सब खड़ी हैं, सब खड़ी हैं। वो बैठ कौन सी गई है? अच्छा अच्छा, मूसा पाक। चल, शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 300-400 खुदकुश हमला आवर तैयार हैं, इलेक्शन खूनी होंगे। यार ये सिर्फ शेख साहब का मसला नहीं है, वो तमाम लोग जिन्हें आइंदा इलेक्शंस में अपने लिए कुछ नजर नहीं आ रहा, उनको सिर्फ खून नजर आ रहा है। हाँ हाँ मेरे वड्डे ताए वाला साहब, तुम माइंड करोगे वाकई यहाँ पे मेरे वड्डे ताए की मिसाल बड़ी फिट होती है। वो हर जगह फिट हो जाती है आपके ताए नहीं की नहीं, अल्लाह मिसाल। लोग के यहाँ बहुत अच्छी फिट होती है। अच्छा, मेरा बड़ा ताया वेला था, उसको जॉब की जरूरत थी जी, हमारे पिंड में आके लग गई सर्कस। मेरा बड़ा ताया सीधा गया सर्कस के मालिक के पास, इसको जाके कहा जनाब मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूँ, मुझे मैनेजर रख लो। उसने कहा नहीं भाई जी मेरे पास मैनेजर है, मैं शहर से लेके आया हूँ, चलो दौड़ो। ताया मेरा चला गया, जाके नुक्कर पे बैठ गया। जो भी सर्कस देखने आए उसको कहे कि भाई जी एहतियात करना, टिकट लैने ले। अब पिछले पिंड इन्होंने सर्कस लाई सी ते इन्हां दा हाथ ही खुल गया सी। लो जी, गाहक उसके वापस होना शुरू हो गए। मालिक जो था सर्कस का उसको इत्तला भी पहुंच गई कि ताया मेरा ये कर रहा है। फिर ताया मेरा गया मालिक के पास, उसने कहा हाँ जी जनाब फिर नौकरी मैनेजर की देनी है कि नहीं? उसने कहा यार मैनेजर मैंने रखा हुआ, मैंने तुम्हें सही कहा था। ताया कहता है चलो मैनेजर ना सी मेरे टिकट बुकिंग पे ही रख लो, टिकटें काटने पे। उसने कहा यार मैं अपना टिकटों वाला बंदा भी लेके आया हूँ। ताया फिर चला गया, गली की नुक्कर पे बैठ गया जाके। जो भी टिकट लेने आए उसे कहे भाईजान इन्हां दा हाथ ही खुल जांदा हुंदा, और खुल के सीधा तंबू वाले वड्डे बांस नूं टक्कर मारदा है, और सारे बांस थल्ले डिग पैंदे ने, छत सारी थल्ले जा पैंदी है। 2 बंदे मर गए थे पिछले पिंड में, गाकी पे फर्क पड़ा। फिर गया मालिक के पास, उसने कहा यार तुम्हें कहा था टिकट बुकिंग पे ही रख लो। उसने कहा यार बंदा लाया वो। ताया कहता चलो फिर खुसरा ही रख लो मुझे।
وہ مالک کہتا ہے بھائی جی خسرے میں اپنے شہر سے کجلے خسرے لے میں راہ جاتے ہوئے نہیں خسرا رکھ لیتا تھا, آپ کی مہربانی ہے, میرے جدی پشتی خسرے میں نہیں رکھنی, چلے دوڑ. تایا پھر واپس چلا گیا, گلی کی نکر پہ بیٹھ گیا, اس کو جا کے کہنا شروع ہو گیا بھائی جی اگلا شو خون نہیں ہونا جی. یاد رکھیں سرکس والوں کا لین دین کا مسئلہ ہے, اور جو دشمن ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فائرنگ کرنی ہے اگلے شو میں. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. جنید یہ امریکہ اتنا طاقتور ملک ہے, لا اینڈ آرڈر بڑا بہترین ہے, بڑا سیولائزڈ قوم ہے وہاں کی, اس کے باوجود ہر دوسرے تیسرے مہینے عجیب سا واقعہ سنتے ہیں. بس سکول میں بچے گنے چلا دیتے ہیں, فائرنگ کر دیتے ہیں, اور کئی بچے مار دیتے ہیں. یہ کس طرح کے ذہنوں کے لوگ ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں ان کے ذہن اتنے دہشت گردی والے بن چکے ہوئے ہیں. اچھا یار, بعض رپورٹس یا اعداد و شمار ایسے ہیں جو انسانی دماغ کو چکرا کے رکھ دیتے ہیں. اچھا ایسے؟ اس سے بھی زیادہ. پچھلے دنوں ایک بین الاقوامی رپورٹ شائع ہوئی ہے, مختلف حکومتوں اور اداروں کی مدد سے وہ رپورٹ کمپائل کی گئی ہے کہ مختلف ملکوں میں عوام کے پاس کتنا اسلحہ ہے, کتنا ہتھیار ہیں. اچھا. اور اس کے بڑے عجیب و غریب ریزلٹس ہیں. دنیا میں اس وقت سر فہرست جو عوام ہے وہ امریکی عوام ہے, جن کے پاس ناقابل یقین حد تک اسلحہ موجود ہے, گھروں میں ہتھیار موجود ہیں. یعنی صرف امریکہ میں لوگوں کے پاس 30 کروڑ ہتھیار موجود ہیں. مائی گاڈ, 30 کروڑ ہتھیار موجود ہیں. جو امریکہ کے پاس, امریکی حکومت کے پاس جو اسلحہ ہے اس کو تو ایک طرف رہنے دو, وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے, لیکن امریکی عوام کے پاس بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہتھیار موجود ہیں. اور یہ جو 30 کروڑ ہتھیار ہیں یہ 8.5 کروڑ لوگوں کی ملکیت ہیں. اور اس سے بھی زیادہ جو حیرت انگیز بات ہے, بلکہ افسوسناک بات ہے, وہ یہ ہے کہ ان 8.5 کروڑ لوگوں میں سے کم و بیش, یعنی پوری مجموعی طور پر جو امریکہ کی آبادی ہے اس میں 75% ایسے امریکی ہیں جن کے پاس ایک نہیں بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ ہتھیار موجود ہیں. یعنی صرف حفاظت کے لیے یہ لوگ اسلحہ نہیں رکھتے, پھر اس کا یہی مطلب ہوا نا, ورنہ لوگ ایک ہتھیار اپنے پاس رکھتے ہیں. اور پچھلے دنوں برطانوی اخبار گارڈین میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے. اسی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 88% لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے. یعنی جو دنیا میں تہذیب اور امن کے علمبردار بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے 88% ایسے بندے ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے. دوسرے نمبر پہ کون ہے جی؟ ذرا دوسرے اور پہلے ملک کا فرق بھی ذہن میں رکھو کہ دوسرے نمبر پر یمن ہے اور وہاں پہ 54% لوگوں کے پاس اسلحہ ہے. 88 اور 54 زمین آسمان کا فرق ہے. ہوئے 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 یار, بڑی خوفناک ذہنیت کے مالک ہے یہ امریکہ. اور ایک اور ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ امن کی سرزمین ہے, سوئٹزرلینڈ. وہاں پر 45.5% لوگوں کے پاس اسلحہ ہے. اور اپنے پاکستان جس کے بارے میں ہم رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت, کہ ہر دوسرے شخص کے ہاتھ میں بندوق نظر آتی ہے, وہاں پر 11.4% لوگوں کے پاس اسلحہ ہے بس. اور اس رپورٹ کے مطابق چائنا میں یہ شرح 5.5% اور ہندوستان میں 4.2% ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھے بہت اچھے. اللہ دونوں کی آبادی بے با ہے, بہت ہی زیادہ. جتنا پاکستان میں کہا ہے اتنے ادھر بندے ہیں. یار ویسے میں یہ سوچ رہا ہوں پاک جنید, اس ساری ریشو جو تم نے بتائی ہے اس کے مطابق پھر بھی اگر سوچیں آرام سے تو امریکہ جو ہے وہاں لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہے یار, بڑا مضبوط ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. اتنی بڑی ریشو ہونے کے باوجود اسلحہ لائسنسوں کی اور اسلحہ ہولڈروں کی, اس کے باوجود وہاں پہ کبھی کبھی وارداتیں ہوتی ہیں, اور ہمارے پاس 11-11.5% اسلحہ اور ہم نے ہلا کی ہوئی ہے. اس غلط فہمی کا ازالہ بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. صرف 2009 میں امریکہ کے اندر اسی اسلحے کا استعمال کرتے ہوئے 30,000 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. 30,000؟ جی. ہوئے ہوئے ہوئے, ان کا تو ڈالر بھی بہت مہنگا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میرا مطلب ہے وہ تو مرے بھی ڈالروں میں ہوں گے نا جی.
100 रुपये का $1 और 30,000, ओए होए होए। اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ ہر شخص کے ہاتھ میں اگر اسلحہ آ جائے تو وہ امن کی ضمانت بن جاتا ہے. ایک اور سٹڈی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر گھر میں اسلحہ موجود ہے تو قتل کرنے کے جو امکانات ہیں وہ 2.5 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور خودکشی کرنے کا جو خدشہ ہے وہ 4.5 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، کوئی ایسا ملک بھی ہے جہاں پہ ایڈی والی جوتی اور ڈوئی وغیرہ کا بھی لائسنس ہوتا ہے؟ یہ لائسنس دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے اور نام اس لائسنس کا ہوتا ہے نکاح نامہ. یہی سننا چاہتے تھے نا؟ بڑا خوش ہے. اللہ اکبر. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عزیز صاحب پیش کیجیے اپنی سیاسی فلم. ناظرین، آج کی سیاسی فلم موجودہ سپر ہٹ سیاسی حالات پر لکھ بیٹھا ہوں میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آج ہی ریلیز کر دوں، چونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تایا چیدہ میور. آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اس وقت میٹرو بس کا بہت روڑا ہے اور اس کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کا بھی بہت روڑا ہے. ناظرین میں آپ کو فلم کی کاسٹ بتا دیتا ہوں، آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ہیرو کون ہے اور ویلن کون ہے. آج کی فلم کے کردار ہیں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور جناب چودھری محمد پرویز الہی صاحب. اب میاں شہباز شریف عرف سو کالڈ خادم اللہ اپنی تقریروں کا ذرا ہلکا رکھ مسالہ، نہ بن رشتے کران علی خالہ، الزام تراشی کا بھی نیا ریکارڈ بنا ڈالا. ذرا صاف کر اپنے ذہن کا جالا، ہماری سب سکیموں کو لگوا دیا تالا، ہر اچھی بات کا الٹا مطلب نکالا، جھینگا لالا ہر کو بھی بنا دیا او لالا او لالا، جاب کا نکال دیا دیوالا، پنجاب کے گلے میں پہنا دی فقیروں کی مالا، خود نمائی کا ڈھونڈتے رہتے ہو حوالہ، کسی سڑک پر تو اپنا پوسٹر نہ لا، جا جو ہمارے بندے توڑے ہیں انہیں ڈال شٹالا. اور گل سن پرویز لائی اور پرویز مشرف کے چنمائی، تھانہ زرداری کے نائب سپاہی، 16 دفعہ پینچر ہوئی سائیکل کے رائی، نہ کر بلا وجہ میری بدخوائی، اللہ بچائے جنی تسی پھیری تباہی. ہر دور میں اپنی حکومت چاہیے، اب بھی تمہاری پانچوں گھی میں ہیں اور سر وچ کڑائی. میرا دور سنہری تمہارا دور سیاہی، میری تو ٹرانسپیرنسی والے دیں گے گواہی. کہاں میں خادم اللہ، کہاں تمہارا مزاج شاہی. رہن دے میاں شہباز، ٹرانسپیرنسی والوں سے بھی کر لی ہے تو نے ساز باز. اس بات کے گواہ ہیں کائرہ اور راجہ ریاض، پانی میں مدانی پھیرنا ہے تمہارا تو رائے امتیاز. اپنی زبان نو کہے تھی رکے، اجے میری پچھلی گل دے کافی نہیں مکے. تانوں آندیاں نے گلاں تے الزام لانے سکے، ویلیاں نو کم کوئی نہیں لاندے رہندے ہو تکے. جان لو کہ ساشی منصوبے اب نہیں رہتے لکے، جتنا دا لگدا سی قوم نو او تسی لا چکے. پاس رکھ اپنے باقی کافیے میاں شہباز، وڈا رہندا نہیں سیاست دا احمد فراز. سختی تیرے منہ سے ٹپکے، انگلی کر لی پتلی سوٹی. دیکھنے میں تم سمارٹ ہو لیکن مان لو تمہاری عقل ہے موٹی. سارے فنڈ لاہور پہ لا کے پنجاب کی کر دی تکا بوٹی. بس یہ ویژن، بس یہ تھنکنگ، تم لوگوں کی سوچ ہے چھوٹی. 1 دہائی کے بعد بھی آ کے پی لی ٹیکسی سستی روٹی. ساڈے بندے توڑ کے کر لی پارٹی اپنی لوٹیا لوٹی. جا کدھروں منہ دھو کے آ چودھری پرویز، منہ مسوم تے وچوں تیز. مک گئے بھائی جی ہن تواڈے ڈیز، ہن تے ایوری باڈی سیز تم سب ہو کاٹھے انگریز. لیکن یاد رکھو کہ اب کے الیکشن ہوں گے نتیجہ خیز. بھول جاؤ اب کرسی میز، ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے تم لوگوں سے پرہیز. تم لوگ ہو سیاست کے الٹرا ریس. میں نے پنجاب کو پڑھا لکھا بنایا،
तुमने निरा रौला पाया, दम कराओ तुम पे हो चुका है साया, हर महकमे नू वक्त पाया, एक ही चाला नवा विखाया, इधरों गया सी उधरों आया, केड़ी चीज है जेड़ी तेनू टिकन नहीं देंदी ताया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जखमाया, ओदे उत्ते पुल बनाया, लाहौर दा हुसन भी कीता जाया, जेड़ा बोलिया मोतल मोतल दा विरद सुनाया, चलो 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 मैंने कुछ तो बनाया, तुसी लोकां केड़ा चन्न चढ़ाया, जितने पैसे मेरे खिलाफ इश्तहारबाजी पे लगाए उतने में 27 छोड़ 54 किलोमीटर पुल बन जाए, चलो मैंने किकर पे अंगूर चढ़ाए, लेकिन तुम तो अंगूरों के खा गए गुच्छे, ओए अल्लाह तानू पूछे, आपकी सब दलीलें हैं फजूल और बेकार, बस कर जाओ जनाब जंगला बस वाली सरकार, एक चला दी जंगला बस, बाकी सब ट्रैफिक बेबस, बाकी सड़कें छोटी हो गई, हर सिग्नल पे जांदी फस, अफसर रो रो पूछे रब से सानू पाया किदे वस, गुड गवर्नेंस यूं है तेरी जैसे चाह विच डुबिया रस, तुम्हें गुजरात बैठे किस बात की टेंशन खा रही है, बस कर जाओ जलने की बू यहां तक आ रही है, अब तो पीपल्स पार्टी भी तुम्हारे साइकिल पे तीर चला रही है, मेट्रो बस छोड़ो तुम लोगों की अपनी बस निकली जा रही है, अपने प्रोटोकॉल पे करके तो देखो गौर, बनते हो इनकलाबी ये शाहाना है सब तौर, ऊपर से गा के बेसुरा करते हो सख्त बोर, एक जाती उम्रे तक लगे सारा तुम्हारा जोर, किस बात के शहबाज हो मल बैठे तख्ते लाहौर, रायवंड का जहां और है शाही का जहां और, सुनो किसी गलत पते पर पहुंचने वाली गलत डाक, एक नया ओहदा क्रिएट करने वाले नायब चलाक, पुराने ब्लैक बोर्ड पे चीख के चलने वाले सस्ते चाक, अपनी आवाज भी सुनो बोलते बेसुरा हो गाओगे खाक, मेरी आवाज में एक जादू भरा, साफ गो साफ सुरका हूं बंदा खरा, टेढ़ी इस खीर को साइकिल और तीर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, चुप करो फलाब मंसूबों के चैंपियन आला, मेरे सोलर लैंपों ने कर दिया उजाला, सिर्फ उन्हें लैपटॉप बांटे जिनका था वोट, आफ लीग बन चुकी है जरदारी की रिपोर्ट, तुम्हारा राणा सनाउल्ला लगता है सियासी टोट बटोट, जीत हमारी है कहीं भी कर लो नोट, तुम्हारी सीट असेंबली में नहीं चलाओ मेट्रो बस, सियासी बिस्तर चौकते चाले थुनास, तुम तो अभी से रोने लगे हो, 12 दिन बाद तुम सब माजी होने लगे हो, हमारा वोट बैंक सबसे ज्यादा, जमानतें जब्त करा दूंगा ये मेरा वादा, नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल, खुश रहें खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफ़िज़। ना गरम पकौड़े ने ते ना कुकड़ दाल ना ठंडी बोतले ते ना मिठा पानी, ये मेट्रो बस से थे कुछ नहीं खा सकते, ये ना पान खा के पीप सुट सकते हो ते ना समोसे दी चटनी लेके बस से चढ़ सकते हो, ये मेट्रो बस से चलान हो जाता है।